मुक्ति 2 महीने भी नहीं बीते थे उसकी शादी को। उसे यह कहकर ब्याह कर लाया गया था कि उसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अफसर बनाएंगे। ज्योति ने भी यह प्रस्ताव मानकर सास ससुर और अपने होने वाले पति विनय के सामने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। पर उसे कहाँ पता था कि वो जिस जगह जा रही है वहां उसकी स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसे एक कठपुतली मात्र की हैसियत से ले जाया जा रहा है। न उसे आगे पढ़ाया गया और न ही उसे आगे बढ़ने दिया गया, बल्कि हर कार्यों में पारंगत होते हुए भी ज्योति अपने वजूद की तलाश करती रह गई। ससुराल में विनय और माता पिता अक्सर ज्योति को यही कहते, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, घर के कामकाज करने में ही भलाई है, सेवा करने से स्वर्ग नसीब होता है, वही किया करो। बाहर घूमना और खुद को ज्यादा स्वतंत्र रखना अच्छी बहू की निशानी नहीं होती। ज्योति चुपचाप सबकी बातें सुनती। उसके खाने पीने, उसके पहनने ओढ़ने पर भी सभी प्रकार का बंधन लगा दिया गया था। वो सास ससुर की सेवा में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलती चली गई और वो एक कठपुतली मात्र बन के रह गई। विनय बोला, चलो मैं तुम्हें चटपटे गोलगप्पे खिलाता हूँ। ज्योति अचानक बेहद खुश हुई कि विनय ने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया था। वह बोली, चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। दोनों कार से गए। चाट का ठेला देख ज्योति कार से उतरकर वहां पहुंच गई। वो अपना दोना लेकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगी। विनय, आप भी आओ। ओ भैया, थोड़ा पानी डालना। विनय मानो नींद से जागा। उसे तो ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी नई नवेली दुल्हन कब कार से उतरकर चाट वाले ठेले की ओर बढ़ गई थी। ज्योति को चटकारे लेकर गोलगप्पे का पानी पीते देख विनय का सिर सनक गया। ये उसकी अभिजात्य जीवन शैली पर करारा तमाचा था। ज्योति, घर चलो। न चाहते हुए भी विनय की आवाज में तलखी उभर आई थी। आसपास खड़े लोग घूर कर देखने लगे तो ज्योति फटाफट दोना फेंक कर कार में बैठ गई। विनय ने चाट वाले को 50 का नोट पकड़ाया और कार में बैठ गया और वह बेचारा चाट वाला लौटाने के लिए खुले पैसे गिनता ही रह गया। उससे वापस पैसे क्यों नहीं लिए? ज्योति ने भोलेपन से पूछा। जवाब में विनय क्रोधित हो गया और कहा, ज्योति, तुम बड़े परिवार में शादी करके लाई गई हो, बड़े शहर में रहने का तरीका सीखो। तुम जाने माने डॉक्टर विनय कुमार की पत्नी हो। इस तरह सड़क पर गोलगप्पे खाती अच्छी नहीं लगती। ज्योति एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन विनय का परिवार उच्च कुलीन था। ज्योति का मध्यम वर्गीय परिवार से वह कई पायदान ऊपर था। जब विनय शादी के लिए ज्योति को देखने आए थे, उसकी सादगी और भोलेपन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। माँ ने भी थोड़ी नानुकुर के बाद, ठीक है, घरेलू सी लड़की है, दबकर रहेगी सोचकर उसकी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। हम तो अपनी बहू को रानी की तरह रखते हैं, लोगों से कहती, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्हीं दिनों विनय को हिमाचल जाना पड़ा। वो अपने साथ ज्योति को भी संग ले लिया। रास्ते में गिरते बर्फ का सुंदर दृश्य देख ज्योति का बच्चा मन खिल उठा। वह बार बार विनय से बस रुकवाने का आग्रह करती। वह बर्फ की वादियों में सैर करना चाह रही थी। देश विदेश में घूम चुके विनय को ज्योति का ये बचपना करना अच्छा नहीं लगा। वो ज्योति को चुप रहने को बोला और उसे काफी डांट फटकार लगाई। फिर बस की आखिरी सीट पर उसे बैठा दिया। दहशत और अपमान के कारण ज्योति की आंखें डबडबा गईं। वह बस में उपस्थित लोगों की सहानुभूति और उपहास का पात्र बन गई। फिर पूरे रास्ते में नजरें झुकाए ज्योति चुपचाप बैठी रही। वो खोई खोई सी रहने लगी थी। हंसना, रूठना, चहकना तो दूर, उसके चेहरे पर मुस्कान भी गायब रहने लगी। इसी दौरान पता चला कि ज्योति गर्भवती है। पारिवारिक तकलीफ के तले दबी ज्योति के गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास रुक गया था। इस तरह दिन भर ज्योति गर्भावस्था की स्थिति में भी जी तोड़ काम करती थी। एक दिन अचानक से ज्योति के पेट में दर्द उठता है। फिर अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता है। बच्चे को खोने के बाद ज्योति जिंदा लाश मात्र बनकर रह गई। ज्योति को भी उसके सास ससुर ताना देते रहते कि हमारे वंश की रक्षा नहीं कर पाई, इतना ख्याल रखते थे तेरा, तू अपना ख्याल रख नहीं पाई, हमारा वंश कैसे चलेगा। ज्योति चुपचाप सी खड़ी सब सुनती रही।
अब वो अंदर से पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। ना कोई तरंग, ना उमंग, बस वो मर्यादाओं के बंधन में बंधी, अपने सपनों के टूटने के बाद, फिर अपने बच्चे को खोने के बाद, एक हंसती खेलती लहरों के समान बहते रहने वाली ज्योति अपने स्वाभाविक सौंदर्य को बस एक ठहरे हुए पानी के कुंड के समान बना ली, जिसमें जीने की आशा लगभग उसके भीतर खत्म हो चुकी थी। अत्याचार को सहन करते करते वो भूल चुकी थी अपना अस्तित्व। अब विनय भी ज्योति की ऐसी हालत देखकर चिंतित रहने लगा। उसे लगा कि उसने ज्योति के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। उसे एहसास हुआ कि मर्यादाओं की एक दीवार खड़ी करके उसने ज्योति के साथ अन्याय किया है। केवल प्रेम भरा हृदय ही उस सैलाब को थाम सकता है। ज्योति के अवसाद से उबरने का एक ही रास्ता है कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, जीने का अधिकार दिया जाए। उसे बंधन में बांधकर उसके सपने को नहीं छीनना चाहिए। ऐसा करने से शायद एक दिन उनके चेहरे की खिलखिलाहट और मासूमियत लौट आएगी। विनय को एहसास हुआ, मगर अब यह कैसे होगा? ज्योति मुझसे दूर दूर रहने लगी है। मेरे छूने से वह सिहर उठती है। हिरनी जैसी भयभीत नजरों से मुझे देखने लगती है, मानो मैं उसका शिकार करने वाला हूँ। दूसरे दिन विनय का अस्पताल में मन नहीं लगा तो वह जल्दी घर लौट आया। विनय की माँ अपनी बहू ज्योति पर क्रोधित हो रही थी। हमारा खानदान उच्च कुल का है, ये छोटी छोटी हरकतें बहू तुम्हें शोभा नहीं देती। कायदे कानून में रहो तुम। ज्योति दुबक कर दीवार के एक कोने पर निढाल होकर बैठ गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी विनय ने अपनी माँ से कहा, उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? जाने दीजिए, सब सीख जाएगी ज्योति। माँ ने विनय का यह बदला हुआ रूप देखकर उससे कहा, क्यों विनय, आज कैसे तू अपनी बीवी का हिमायती बन रहा है? एक तो हमारे वंश का नाश हो गया है और इसकी जिम्मेदार ज्योति है। यह सुनकर विनय इस बार चुप नहीं रहा और अपनी माँ से कहा, माँ शांत हो जाओ, तुम भी किसी के घर की बहू हो। जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हारे आगे भी जिम्मेदारियों की परीक्षाएं थी। क्या तुमने संघर्ष नहीं किया? आज तुम एक समाज की प्रतिष्ठित महिला में गिनी जाती हो। एक महिला होकर तुम एक महिला का दर्द नहीं समझोगी तो आगे का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। माँ, उसे जीने दो अपनी जिंदगी। उसे हर छोटी से छोटी चीजों में खुश रहने दो। वह जो करना चाहती है उसे करने दो। उसे उड़ने दो पंख फैलाकर, ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। विनय की बात सुनकर माँ चुपचाप सोफे पर बैठ गई, जैसे विनय ने उसकी आंखें खोल दी हों। ज्योति उठो, तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं जाना है, विनय ने पुकारा। ज्योति चुपचाप उठकर तैयार हो गई। फिर दोनों अपनी कार में घूमने निकल गए। रास्ते में चाट वाले का ठेला देखकर विनय ने गाड़ी रोक दी और ज्योति से कहा, यह शहर का सबसे प्रसिद्ध चाट वाला है, तुम्हें जितने गोलगप्पे चाट खाना है जाकर खा लो। ज्योति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब विनय रोज अस्पताल से जल्दी घर आ जाता था और ज्योति के साथ काफी समय बिताया करता था। धीरे धीरे ज्योति भी अपनी सामान्य स्थिति में आने लगी। अब खाने की टेबल पर ज्योति को विनय का इंतजार करना नहीं पड़ता था। दोनों साथ बैठकर एक ही थाली पर खाना खाते थे। विनय ने ज्योति से कहा, ज्योति, तुम अपनी पढ़ाई अगर जारी रखना चाहती हो तो आगे पढ़ो लिखो। विनय ने ज्योति से कहा, ज्योति, तुम अपनी पढ़ाई अगर जारी रखना चाहती हो तो आगे पढ़ो लिखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर परिस्थिति में, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी हंसती खिलखिलाती हुई ज्योति बनकर दिखाओगी। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। ज्योति भी मानो एकदम विस्मय होकर विनय की बातों को सुनती जा रही थी। विनय का इस प्रकार बदला व्यवहार देखकर ज्योति फूले नहीं समा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर दोबारा बाहर आ गई हो। विनय ने झट से ज्योति को सीने से लगा लिया। आखिर ज्योति भी बेवजह दबावों से छूट जो गई थी और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो बंधन मुक्त हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।